वेलकम टू सी सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पोस्ट कोड 511 जूनियर प्रोग्रामर। इस पेपर का पार्ट 1 चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसमें मैंने आप लोगों को 60 क्वेश्चन कराए थे। जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चन बच गए हैं वो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। 61 में पूछा गया था द मोस्ट ओपन सोर्स ऑफ DBMS। आपका जो मोस्ट ओपन सोर्स DBMS है वो कौन सा है? वो आपका MySQL है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ऐसे प्रोग्राम जो आपको फ्रीली अवेलेबल हो और उनके कोड आप डायरेक्ट एक्सेस कर सके, उसके कोड को आप मॉडिफाई कर सके। जो आपका MySQL है ये आपको फ्रीली अवेलेबल है, इसलिए इसका आंसर MySQL हुआ। 62 में पूछा गया था अ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ DBA। जो आपका DBA होता है वो क्या होता है? जो आपका DBA होता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो आपका एक पर्सन होता है। हम लोगों की तरह वो भी एक आम आदमी है, एक पर्सन है, और ये वो पर्सन होता है जो पूरी डाटाबेस को हैंडल करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू क्रिएट अ फॉर्म इन डाटाबेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेबल एंड क्वेरी। इज जो आपके टेबल और क्वेरी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका यूज़ किया जाता है डाटाबेस में फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए, MS एक्सेस में। 64 में पूछा गया था इन रिलेशनल डाटाबेस और फील्ड इज़ अ। जो आपका RDBMS है, जो आपका रिलेशन डाटाबेस है, उसमें फील्ड क्या है? फील्ड आपकी कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन है। आपकी एक फील्ड में एक तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, दैट्स वाई इसका आंसर हुआ और कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब एक तरह की इन्फॉर्मेशन आपकी एक फील्ड में होगी। फॉर एग्जांपल आपका एक टेबल है स्टूडेंट का, तो उसमें जो नेम है तो उस नेम कॉलम में सिर्फ नेम ही होगा और कुछ नहीं होगा। 65 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ DBMS सॉफ्टवेयर। इन चारों में से आपका जो ऑप्शन सी है MySQL, ये आपका DBMS सॉफ्टवेयर है। MySQL स्ट्रक्चर वाइज लैंग्वेज। 66 बाई विच कमांड वी कैन लिंक अ टेबल विद एक्सेल वर्कशीट। ऐसी कौन सी कमांड है जिसकी सहायता से हम टेबल और एक्सेल शीट को लिंक कर सकते हैं? वो आपकी कमांड होती है एक्सटर्नल डाटा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 67 विच टूल इज़ यूज टू जनरेट प्रिंट आउट ऑफ टेबल स्ट्रक्चर, दैट इज डॉक्यूमेंटर। 68 अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल दैट परमिट्स इंफॉर्मेशन टू ट्रैवल। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका बोथ वे बट नॉट एट वंस। जो आपका हाफ डुप्लेक्स होता है उसमें आपकी दोनों तरफ से इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होती है, लेकिन एक समय पे एक ही कर सकता है, आइदर सेंडर और रिसीवर, लेकिन दोनों साथ में नहीं कर सकते। अगर दोनों साथ में करना चाहते हैं तब उसके लिए यूज़ होगा फुल डुप्लेक्स। 69 में पूछा गया था मोस्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग टेलीग्राफ लाइन यूज़। ये यूज़ करते हैं आपके नैरो बैंड चैनल। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 70 फाइबर ऑप्टिक केबल ऑपरेट एट फ्रिक्वेंसी। जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? 800 टेराहर्ट्ज। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 71 डिफरेंट कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू लैन बाय केबल एंड इंटरफेस कार्ड। और लैन का दूसरा नाम क्या है? NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज द अनदर नेम ऑफ लैन। 72 रेडियो वेव्स आर। जो आपकी रेडियो वेव होती है वो आपकी अनगाइडेड मीडिया का पार्ट है नेटवर्किंग के अंदर, और ये आपकी होती है ओमनी डायरेक्शनल। 73 द स्पीड एट विच मॉनिटर एक्सेप्ट डाटा। मॉनिटर जिस स्पीड से डाटा को एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोवाइड प्राइवेसी। ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करता है? वो आपका है VPN। यहाँ पे क्वेश्चन में गलत दिया गया है, इसका सही आंसर था VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। लैन है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड पैन है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। 75 विच टोपोलॉजी रिक्वायर अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो मल्टी पॉइंट कनेक्शन सपोर्ट करती है? वो आपकी बस टोपोलॉजी है। वो कैसे? बस टोपोलॉजी में आपका एक सिंगल केबल होती है और उस केबल में आपके मल्टीपल सिस्टम कनेक्ट होते हैं, इसी को बोलते हैं मल्टी पॉइंट। और जो आपकी ऑप्शन ए में देखा है मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? इसमें हर एक सिस्टम बाकी सब सिस्टम से इंटरलिंक्ड होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 सिस्टम है, तो जो फर्स्ट सिस्टम है वो बाकी 3 से कनेक्ट होगा, जो सेकंड सिस्टम है वो बाकी 3 से कनेक्ट होगा, मतलब हर एक सिस्टम बाकी सभी से कनेक्ट होता है। ऑप्शन बी में देखा था स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? उसमें एक बीच में एक सेंट्रल हब होगा, उस सेंट्रल हब से आपकी साइड वाइज कनेक्ट होगी, और जो भी आपका डाटा ट्रांसमिट होगा वो आपके हब के थ्रू होगा, वो आपका ब्रॉडकास्ट होगा। मतलब आपके कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर सी को डाटा भेजना है तो पहले वो हब को भेजेगा, हब उसको करेगा ट्रांसमिट, वो डाटा सी के पास हो जाएगा, लेकिन बाकी सबको भी चल जाएगा, इसी को बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। ऑप्शन डी में देखा था रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? इसमें आपका एक सिस्टम अपने नेबर
टू अनदर सिस्टम से कनेक्ट होता है। मतलब लेफ्ट में भी सिस्टम होगा, राइट में सिस्टम होगा, सेंटर में वो खुद होगा। हर एक सिस्टम अपने नेक्स्ट टू नेबर सिस्टम से कनेक्ट होगा। इस तरह से करते करते वो एक चेन आते हैं राउंड में। इस चीज़ को बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। एक रिंग फॉर्म होती है, उसमें इसको इस चीज़ को रिंग बोलते हैं। और जब इसमें डाटा ट्रांसमिट करना हो तो एक टोकन की वजह से डाटा ट्रांसमिट होता है। जिस डिवाइस ने किसी अन्य डिवाइस को डाटा भेजना है तो वो एक टोकन लेंगे, टोकन ट्रांसमिट होगा, आपका ट्रैवल करेगा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, और ये इसमें आपका डाटा ट्रांसफर होता है यूनिडायरेक्शनल। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिपीटर। इसका आंसर होगा आपका एम्पलीफायर एंड सिग्नल रिपीटर। दोनों आंसर्स के सही होंगे। रिपीटर का काम होता है टू रीजनरेट द सिग्नल। मतलब आपका पास एक इतनी केबल थी और यहाँ पे हमने लगाया रिपीटर, यहाँ पे अपनी एक और लाइन केबल लगा दी, तो इसके बाद इसको दोबारा से करेंगे हम रीजनरेट। मतलब जो आपका सिग्नल था उसको दोबारा से रीजनरेट करेंगे, तो वो यहाँ से आगे ट्रैवल करेगा। ये आपका रिपीटर का काम होता है। और एम्पलीफायर भी ये करता है, एम्पलीफायर आपका सिग्नल को डबल स्पीड से डाटा को सेंड करता है। 77 द OSI रेफरेंस मॉडल इज़ अ नॉट अ प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसके अगले लेक्चर में आपको मैं OSI मॉडल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको एक लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। 78 राउटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। जो आपका राउटर है वो आपकी नेटवर्क लेयर पे काम करता है। जो मैं OSI लेयर का लेक्चर लेके आऊँगा उसमें मैं आपको इस क्वेश्चन को भी कवर करूँगा। मतलब उसमें हम कवर करेंगे कि किस डिवाइस पे कौन सी डिवाइस काम, किस लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करती है, किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, और इन लेयर के अन्य नाम क्या है। सब कुछ मैं उसी लेक्चर में कवर करूँगा अगर मैं उस लेक्चर को बनाऊँगा। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है आजकल, इसलिए लेक्चर में डिले हो रहा है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी। अदरवाइज़ मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने थे एग्जाम से पहले, लेकिन थोड़ा सी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जितना टाइम मिलेगा मैं आपको लेक्चर दूंगा। 79 अ कॉमनली यूज ग्राफिकल फॉर्मेट फॉर द वेब दैट इज GIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, BMP, बिटमैप पिक्चर। 80 में पूछा गया था IP एड्रेस इज करंटली। जो आपका IP एड्रेस है करंटली 4 बाइट अलॉन्ग है। 4 बाइट का मतलब है आपका एक बाइट में होता है आपके 8 बिट, तो 8 होगा 32, तो आपका 32 बिट का है, यानी कि IPv4। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कुकी नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन कुकी नेचर। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कुकीज़ का नेचर को एक्सप्लेन करता है। दैट इज़ ट्रांजिएंट। चलिए कुकीज़ के एग्जाम्पल को समझते हैं। कुकीज़ क्या है। कुकीज़ आपकी एक पीस ऑफ कोड है, एक टेक्स्ट फाइल है जो आपके कंप्यूटर में सेव होती है, आपके क्लाइंट कंप्यूटर में, यानी कि यूज़र के कंप्यूटर में सेव होती है। कहाँ पे होती है, ब्राउज़र के अंदर। मतलब जो आपका सर्वर होता है वो सर्वर की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट आएगी, वांट टू यूज़ कुकीज़। आपने देखा होगा कि आप जब वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप अमेजॉन वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं या फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं, आपको कई बार मैसेज आएगा वांट टू यूज़ कुकीज़। कई बार मैसेज आता है, कई बार मैसेज नहीं आता। कुकीज़ का मतलब ये होता है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं। मतलब आपने उस वेबसाइट पे क्या क्या एक्टिविटी की वो उसमें सेव हो जाती है, ताकि जब भी आप दूसरी बार उस वेबसाइट को खोलेंगे तो सर्वर को पता लगाता है कि कौन सा यूज़र रेंडर हुआ है उस वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल आपने फ्लिपकार्ट पे कुछ प्रोडक्ट सर्च किए, जब अगली बार आप दोबारा से फ्लिपकार्ट खोलेंगे तो आपको उसी तरह से रिकमेंडेड रिजल्ट आपको शो हो जाएंगे। वो आपके कुकीज़ की वजह से होता है, क्योंकि उसको पता लगाता है किसका इंटरेस्ट किस में है। और इसको ट्रांजिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नेचर ट्रांजिट इसलिए है क्योंकि जब भी आप ब्राउज़र पे एक्टिव है तभी आपकी कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही है। लेकिन जैसे अपने ब्राउज़र से आपने बाहर आ गए, उसको आपने क्रॉस कर दिया, आपने गूगल क्रोम क्रॉस कर दिया, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं आपने उसको बंद कर दिया, तो आपकी कुकीज़ बंद हो गई। मतलब जब भी आप ब्राउज़र पे एक्टिव होंगे तभी आपकी कुकीज़ यूज़ होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। 82 रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर में आप डाटा एक्सचेंज करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, प्रोटोकॉल की वजह से। प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल बने गए हैं, वो आपके प्रोटोकॉल है। और इसको नेटवर्क की लैंग्वेज भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द हाई स्पीड इंटरनेट सोल्यूशन इज इंस्टॉल्ड यूजिंग एग्जिस्टिंग फोन लाइन दैट इज़ DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है इसका ADSL, एक होता है SDSL। ADSL का पूरा नाम होता है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और SDSL का नाम होता है सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब इन दोनों में क्या अंतर है। जो आपका ADSL है उसमें आपकी डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा होती है अपलोडिंग से, लेकिन जो आपका SDSL है सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, उसमें आपकी डाउनलोडिंग प्लस अपलोडिंग स्पीड बराबर होती है।
अगला क्वेश्चन है अ टर्म रिलेटिंग टू सेंडिंग डाटा टू सैटेलाइट। अगर आपने सैटेलाइट में डाटा सेंड करना है तो क्या बोलेंगे, अपलिंक। डाटा को भेजना ही आपका अपलोडिंग के हिसाब से इसको आप समझ सकते हैं, अपलिंक। 85 है द मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन ऑन इंटरनेट, दैट इज ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। 86 इन्वेंटर ऑफ ईमेल, ईमेल के इन्वेंटर कौन है, रे टॉमिल्सन। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा वी शिवा अयादुराई, वी शिवा अयादुराई, तब आपका आंसर यह होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो आपका ईमेल का कंसेप्ट है, जो आइडिया है, वो लाया था वी शिवा अयादुराई ने, लेकिन इसको एक्चुअल में किसने इम्प्लीमेंट किया, रे टॉमिल्सन ने, इसलिए इसको फादर बोलते हैं ईमेल का। 87 टेलनेट इज ऑल्सो नोन एज, जो आपका टेलनेट है इसको क्या बोलते हैं, रिमोट लॉगिन। और टेलनेट का पूरा नाम क्या है, टेली टाइप नेटवर्क। और एडवांस नॉलेज की बात की जाए तो टेलनेट का जो आपका होता है पोर्ट नंबर 23। जहाँ जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको मैं एडवांस नॉलेज दूंगा। 88 बाय नाउ पे नाउ इज कॉमनली यूज्ड फॉर वीज़ा कार्ड। 89 सिस्टम प्रोग्राम थ्रेट्स आर ऑल ऑफ दीज, आपके ट्रोजन हॉर्स, ट्रैप डोर्स, लॉजिक बम, आपके तीनों आपके थ्रेट्स है, इसलिए आपका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। 90 बाय इस्लामी अटैक वायरस मीन, जो आपका इस्लामी अटैक था वायरस, उससे हमें क्या मतलब था, उसका मतलब था अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इज सेव्ड फ्रॉम ईच कंपटीशन। 91 वॉर्म वाज मेड अप ऑफ, वॉर्म का पूरा नाम क्या है, राइट वंस रीड मैनी। ये आपके दो प्रोग्राम से मिलकर बनता है, ऑप्शन बी का सही आंसर होगा। वॉर्म और वायरस दोनों आपके मेलवेयर या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, जो आपका वायरस होता है वो भी रेप्लिकेट करता है और ये भी आपका रेप्लिकेट करता है, लेकिन जो आपका वायरस है वो आपका रेप्लिकेट तब करता है जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। वायरस आपका तब करता है रेप्लिकेट जब आप कोई एक्शन क्लिक करते हैं या फिर ह्यूमन की कोई इंटरवेंशन होती है, कोई इवेंट क्रिएट होता है, लेकिन जो आपका वॉर्म है वो आपका ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करता है, और वॉर्म आपका आता है नेटवर्क के थ्रू, मतलब आपके सिस्टम पे ये नेटवर्क के थ्रू आएगा, आपकी नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्रीच करके। अगर नेटवर्क की सिक्योरिटी आपकी अच्छी नहीं होगी तो ये नेटवर्क पे आएगा और आपके सिस्टम की कार्यप्रणाली को डिस्टर्ब कर देगा। यही अंतर है आपका वायरस और वॉर्म में, दोनों को काम फाइल को डैमेज करना है, दोनों आप क्या करते हैं, रेप्लिकेट। लेकिन वायरस आपका ऑटोमेटिक रेप्लिकेट नहीं होता, वायरस आपका रेप्लिकेट तब होता है जब कोई ह्यूमन किसी इवेंट पर क्लिक करे या फिर हमारी तरफ से कुछ गलती हो जाए, हम कोई एक्शन क्लिक करें, लेकिन जो आपका वॉर्म है वो आपका ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाएगा नेटवर्क के अंदर। जब भी हमारे बहुत सारे सिस्टम किसी नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, ये उस वक्त आपके सिस्टम पे अटैक करता है। 92 द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज क्रीपर, क्रीपर आपका पहला कंप्यूटर वायरस था, कब आया था, 1971 में। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम, मैकेफे। ऑप्शन ए आपका एल्कनोनल है, ये आपका वायरस है, और ट्रोजन हो जो आपका वायरस है, लेकिन मैकेफे आपका एंटीवायरस है। 94 हु कैन चैलेंज द इशू ऑफ पेटेंट, जो आपका पेटेंट का इशू होता है उसको कौन चेंज कर सकता है, उसको कोई भी चेंज कर सकता है, एनी वन। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 95 अ पॉजिटिव एंड गेट इज ऑल्सो नेगेटिव और गेट, जो आपका पॉजिटिव एंड गेट है उसको आप ऑल्सो ए नेगेटिव और गेट भी बोल सकते हैं। 96 विच गेट इज नॉन एज यूनिवर्सल गेट, आपके ऐसे गेट होते हैं जो आपके यूनिवर्सल होते हैं, एक आपका नैंड एक आपका नॉर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ नैंड ही है, इसलिए हमारा आंसर नैंड होगा। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही आ गया है, एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक, पहले में आपका नैंड आंसर था, दूसरे में आपका नॉर हो गया। नैंड और नॉर आप याद रखेंगे, ये दोनों आपके यूनिवर्सल गेट है, जो आपका नैंड है वो आपका एंड का रिवर्स है, और जो आपका नॉर है वो आपका और का उल्टा है। विच लॉजिक फैमिली इज़ फास्टेस्ट, इन चारों में से आपकी कौन सी लॉजिक फैमिली फास्टेस्ट है, आपका आंसर होगा सी। ईसीआर का नाम होता है एमीटर कपल्ड लॉजिक। ऑप्शन ए में लिखा है डीटीएल, डीटीएल का नाम होता है डाटा ट्रांजिस्टर लॉजिक। ऑप्शन बी में दिया है टीटीएल, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ऑप्शन डी में दिया गया है सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। 99 अ लॉजिक गेट विच हैज़ लो पावर कंजप्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये आपके सिस्टम के अंदर एक बैटरी होती है, इसकी पावर कंजप्शन बहुत कम होती है। ऑप्शन ए में था टीटीएल,
ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ऑप्शन सी DTL, डाटा ट्रांजिस्टर लॉजिक, ऑप्शन डी RTL, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये सभी आपकी सेमीकंडक्टर की फैमिली होती है। मैंने इन सब की ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी थी। अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है बेसिक सर्किट ऑफ ECL फैमिली। जो आपकी ECL फैमिली है, आपका क्वेश्चन था 100 बेसिक सर्किट ऑफ ECL फैमिली। जो आपकी ECL फैमिली होती है, ये आपकी सबसे फास्टेस्ट लॉजिकल फैमिली होती है सेमीकंडक्टर की। और इसका आंसर वन था आपका और स्लैश नॉर, लेकिन हमें ऑप्शन में ये पूरा नहीं मिला, लेकिन नॉर ऑप्शन में है, इसलिए हमारा आंसर होगा नॉर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशन सर्किट। मैंने आपको कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंस सर्किट की लेक्चर दे दिया है चैनल पे, आपने उसको पढ़ा हो तो आपको इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि मैंने बताया था जो आपका कॉम्बिनेशन सर्किट होता है वो आपका एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर होते हैं। लेकिन जो आपका काउंटर और फ्लिप फ्लॉप है, ये आपके सिक्वेंशियल सर्किट है, इसलिए हमारा आंसर होगा काउंटर। यहाँ पूछा है नॉट अ कॉम्बिनेशनल, कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर कॉम्बिनेशन नहीं है तो क्या होगा, सिक्वेंशियल होगा, इसलिए आपका आंसर काउंटर होगा। 102 में पूछा है फुल एडर इज यूज। जो आपका फुल एडर होता है वो आपका यूज़ होता है 3 बिट की एडिशन के लिए, और जो आपका हाफ एडर होता है वो आपका यूज़ होता है 2 बिट के एडिशन के लिए। 103 अ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट विच जनरेट अ पर्टिकुलर बाइनरी वर्ड और नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर का प्रिंसिपल है मैनी टू वन, मतलब इसमें बहुत सारे इनपुट आएंगे लेकिन इन सबको ये सिंगल इनपुट में कन्वर्ट करेगा, और जो सेंडर की साइड से, लेकिन जो आपका रिसीवर होगा वहाँ पे आपको होगा डी मल्टीप्लेक्सर, वो इसको चेंज करेगा वन टू मैनी में, मतलब इस वन को ये मैनी में चेंज कर देगा। एक तरफ आपका मल्टीप्लेक्सर है और दूसरी तरफ आपका डी मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर का काम है मैनी टू वन एंड डी मल्टीप्लेक्सर का काम है वन टू मैनी। जिस तरीके से आपका मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर आपस में लिंक है, उस तरीके से आपका इनकोडर और डिकोडर भी लिंक है। इनकोडर का काम होता है मैसेज को इनकोड करना, और उसको उसी मैसेज जो आपको मैसेज इनकोड किया गया है उसको करना डिकोड करना काम है डिकोडर का, मतलब उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना, दैट इज़ द वर्क ऑफ डिकोडर। इनकोडर का काम है उसको इनक्रिप्ट करना, उसको इनकोड करना बाइनरी फॉर्म में। और इस क्वेश्चन का आंसर था आपका ऑप्शन बी मल्टीप्लेक्सर। 104 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। देखिए अभी पिछला क्वेश्चन था आपका कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा हुआ अब आपका क्या सिक्वेंशियल। मैंने आपको बताया कि जो आपका एडर, मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर ये आपके कॉम्बिनेशनल है, लेकिन काउंटर और फ्लिप फ्लॉप इसको आप याद रखेंगे, फ्लिप फ्लॉप प्लस काउंटर आपके सिक्वेंशियल सर्किट है। 105 हाउ मैनी पार्ट ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर के आपके दो पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला आपका होता है एनालिसिस एंड सेकंड होता है आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस एनालिसिस का काम क्या होता है, एनालिसिस का काम है कि जो आपका कोड होगा, जो आपका सोर्स प्रोग्राम होगा, उसको ब्रेक करना नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, उसके छोटे छोटे पार्ट करना उसके एक बड़े प्रोग्राम के, और उसको करना ट्रांसलेट। लेकिन जो आपका सेकंड पार्ट होता है सिंथेसिस, इसका काम क्या है, जो भी आपका प्रोग्राम ब्रेक किया गया है उसको दोबारा से करना रिजेंबल इनटू अ टारगेट प्रोग्राम। मतलब आपका एक सोर्स प्रोग्राम था, उसको छोटे पार्ट में ब्रेक किया गया, उसके छोटे छोटे मॉड्यूल बनाए गए, उसको सॉल्व किया गया, उसको कंपाइल किया गया। ये आपका काम होगा स्टेप नंबर 1 का, किसका, एनालिसिस का। लेकिन जब ये पूरा काम हो गया, उस पूरे कोड को जो आपका ब्रेक किया गया है उसको करना रिजेंबल इनटू ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज द वर्क ऑफ सिंथेसिस। ये आपके दो पार्ट होते हैं कंपाइलर के, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। 106 द आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस। द आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस इज अ लिस्ट ऑफ टोकन। जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर है, ये आपका कंपाइलर डिज़ाइन का पहला फेज होता है। जो आपका कंपाइलर डिज़ाइन है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस लेक्चर में इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जो आपका कंपाइलर फेज का डिज़ाइन होता है उसमें जो आपका पहला स्टेप होता है वो होता है लेक्सिकल एनालाइजर का। इसका काम क्या होता है, ये आपके सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को एक लिस्ट ऑफ टोकन में चेंज कर देता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 107 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज। जो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है वो आपकी एक लेयर टेक्नोलॉजी होती है, इसमें एक के ऊपर एक लेयर होती है। जो आप जैसे आपने पढ़ा होगा SDLC, उसमें स्टेप बाई स्टेप चलते हैं। इसमें जो मॉडल होते हैं आपके, एक लेयर टेक्नोलॉजी होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, हर एक लेयर पे अपना काम होता है। 108 हाउ मैनी स्टेप्स इन SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये भी आपकी एक लेयर टेक्नोलॉजी है। जो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इसके 6 फेज़ होते हैं। अब वो 6 फेज़ कौन से होते हैं, पहला होता है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग, सेकंड डिज़ाइनिंग,
थर्ड आपका कोडिंग, फोर्थ होगा आपका टेस्टिंग, एंड फिफ्थ होगा आपका इम्प्लीमेंटेशन, एंड सिक्स होगा आपका डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मीन्स जो आपका पूरा सॉफ्टवेयर बन गया है उस आपने उसको हैंड ओवर करना है कस्टमर को, दैट इज़ द डिप्लॉयमेंट। 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टूल इन डिज़ाइन फेज। आपका जो डिज़ाइन फेज है उसमें आपका अब्स्ट्रैक्शन भी होता है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग भी होती है और रिफाइनमेंट भी होता है। ये तीनों आपके डिज़ाइन फेज के टूल है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 110, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, शॉर्ट फॉर्म उसकी है SQA। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज़ फॉर एरर डिटेक्शन। इसका जो यूज़ होता है वो आपके एरर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का, कि मतलब जो आपका क्लाइंट है उसको बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराना बिना एरर के। 111, बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। जो आपका बिल्ड एंड फिक्स मॉडल है इसके होते हैं टोटल दो फेज। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 112, अल्फा टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपकी बहुत तरह की टेस्टिंग होती है, उसी का ये एक टाइप है अल्फा टेस्टिंग। जो आपकी अल्फा टेस्टिंग होती है वो परफॉर्म की जाती है डेवलपर के द्वारा, लेकिन जो आपकी टेस्टिंग होती है बीटा वो आपकी परफॉर्म होती है यूज़र के द्वारा। एक होती है अल्फा टेस्टिंग जो डेवलपर करता है, एक होती है बीटा टेस्टिंग जो यूज़र करता है। 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, दैट इज एक्सेप्टेंस। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 114, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जिसकी डेफिनेशन है और ये हमें मिल चुकी है ऑप्शन डी में, अ वेरिएबल फॉर स्टोरिंग एड्रेस। ऑप्शन डी सही आंसर होगा पॉइंटर। 115, विच टाइप ऑफ पैरामीटर इज पास्ड इन फंक्शन फॉर फास्ट एग्जीक्यूशन। आपके फंक्शन में ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो आपकी फास्ट एग्जीक्यूशन करता है। आपने पढ़ा होगा सी में दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉल बाय वैल्यू, एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस को ही बोलते हैं कॉल बाय एड्रेस, लेकिन जो आपकी कॉल बाय वैल्यू है वो कॉल बाय रेफरेंस से ज़्यादा फास्ट काम करती है, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू में आपकी जाती है उसकी एक कॉपी वैल्यू की, लेकिन कॉल बाय एड्रेस या कॉल बाय रेफरेंस में जाते हैं आपका उस वैल्यू का एक रेफरेंस, उसका एक एड्रेस आता है, इसलिए थोड़ा सा स्लो काम करता है, लेकिन कॉल बाय वैल्यू आपकी ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू कॉल बाय एड्रेस से। 116, अ प्रोग्राम दैट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट सीक्वेंस इन विच इवेंट विल टेक प्लेस। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो आपका एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करता है कि इतनी सीक्वेंस इतने इवेंट चलेंगे। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपके क्लास ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से काम चलता है, इसलिए इसी में ये परफॉर्मेंस होती है आपकी प्रिडिक्शन की एग्जैक्ट सीक्वेंस की कि कितने इवेंट टेक प्लेस होंगे एक प्रोग्राम के अंदर। 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ ऊप्स। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट कौन सा नहीं है। ये तीनों आपके कंसेप्ट है, इसलिए आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन को हाइड करना, मतलब यूज़र को सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन शो करनी है जो उसके काम की है, रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन यूज़र से हाइड की जाएगी। मतलब कोई एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन यूज़र को काम की होगी वो उसको शो की जाएगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उसके काम की नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल आपका डाटा बेस है, हम यूज़ कर रहे हैं उसका GUI इंटरफेस, लेकिन हमें एक्चुअल में नहीं पता कि बैकएंड में क्या काम हो रहा है। आप अब जब आप ATM मशीन यूज़ करते हैं, आप नॉर्मल उसमें पैसे कार्ड डालते हैं, पैसे निकालते हैं और चल जाते हैं, लेकिन बैकएंड में वो आपके कार्ड को कैसे प्रोसेस करता है, उसके हर एक स्टेप को कैसे प्रोसेस करता है, क्या कोडिंग चल रही है, वो आपको नहीं पता। इसको बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन, कि आपको आपसे इन्फॉर्मेशन छुपाई गई है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है उसको हाइड किया गया है, ये है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। और दूसरा देखा था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। मैनी फॉर्म्स मतलब कोई ऐसा फंक्शन जो एक या एक से ज़्यादा काम करे उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अगर इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से लेके चलें, फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई एक पर्सन है, वो किसी का फादर भी है, किसी का सन भी है, किसी का भाई भी है, किसी का हस्बैंड भी है, तो मतलब उसके अंदर चार क्वालिटी होगी। मतलब पर्सन एक ही है लेकिन चार तरीके से उसकी एक्टिविटी चल रही है। उस तरीके से आपकी कोडिंग में वैसे होता है, कोई एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेशन का, तो उस कैलकुलेशन में आपकी एडिशन भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, डिवीजन भी हो रही है, तो चार काम कर रहा है एक ही फंक्शन आपका, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और ऑप्शन सी दिया था इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है आपके डाटा और फंक्शन को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बनाना और उसको करना प्रोटेक्ट आउटसाइड वर्ड से। डेटा एंड प्रोग्राम को एक सिंगल यूनिट में कंबाइन करके उसमें एक प्रोटेक्टेड शील्ड प्रोवाइड करना, और उसको सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जो उस कोड के अंदर है, उस कोड के बाहर उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब आपके प्रोग्राम को ये सिक्योर करता है इनकैप्सुलेशन। 118,
विच लैंग्वेज इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो आपकी सी प्लस प्लस है, स्मॉल टॉक है, जावा, ये तीनों आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टाइप्स है, लेकिन सी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, ये आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज है और ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन ये तो जो आपकी सी है ये आपकी मीडियम लेवल की लैंग्वेज है, लेकिन इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज भी कंसिडर करते हैं। और सी की इन्वेंशन हुई थी 1972 में और सी के फादर है डेनिस रिची। 119 JVM इज़ अ वर्चुअल मशीन दैट कैन एग्जीक्यूट। पहले हम समझते हैं कि JVM का पूरा नाम क्या है। JVM का पूरा नाम है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन का काम क्या होता है, आपके जावा के बाइट कोड को एग्जीक्यूट करना। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। और जब ये आपका बाइट कोड एग्जीक्यूट होगा तो आपकी डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। पहले हम कंपाइल करते हैं इसमें डॉट जावा फाइल, बाद में इसको JVM के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जाता है और आपकी बाइट कोड की फाइल एग्जीक्यूट होती है, वो जनरेट होती है और वो डॉट क्लास में चेंज हो जाती है। 120 इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज एज डाटा स्ट्रक्चर। इनमें से ऐसा कौन सा है जो डाटा स्ट्रक्चर का टाइप नहीं है। ऑप्शन डी डायरेक्टरी, ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों आपकी डाटा स्ट्रक्चर है। और इसमें आपको मैं बता देता हूँ जो आपका एरे और लिंक लिस्ट है ये आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन जो आपका ग्राफ है ये आपका नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपको पता है कि CS सॉल्यूशन आपको देता है एडवांस नॉलेज, डिटेल नॉलेज हर एक क्वेश्चन की, इसलिए मैं आपको जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन तो सिर्फ इतना पूछा गया था कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। आपको लग गया पता डायरेक्टरी इसका आंसर होगा कि डायरेक्टरी आपका डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जो आपको बाकी दिए गए थे आपको पता होना चाहिए कि ये आपके किस टाइप के हैं। जो आपका एरे लिंक लिस्ट हो गया और क्यू स्टैक, ये चारों आपके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन जो आपका ग्राफ और ट्री है ये आपके नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। क्लियर। 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे और 120 हमने कर लिए हैं। पार्ट 1 में 60 हो गए थे, पार्ट 2 में हमने 60 कर लिए हैं और ये पेपर हमारा ख़त्म हो चुका है, अब कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद CS सोल्यूशन के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए अगेन धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेपर के साथ, किसी और नॉलेज के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।